हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आकाश कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसे जैसे हम लोगों के एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हम लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारियां भी और तेज कर देनी चाहिए। मैं और उज्जवल सर मिलकर के इसी क्रम में आप लोगों के लिए हर एक चैप्टर के रिविजन के लिए वन शॉट वीडियोज लेकर के आ रहे हैं। अभी आप लोगों को केमिस्ट्री का वन शॉट वीडियो उज्जवल सर के द्वारा मिला होगा, और मैं आपके लिए फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन इसी वीडियो में लेकर के आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो के बाद आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन आप पेशेंस बना करके रखिएगा। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि इस वीडियो के बाद आपका ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं चार्ज के बारे में, क्योंकि चार्ज एक बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, और चार्ज की वजह से ही कोई भी मैटर फोर्स को एक्सपीरियंस कर पाता है। अब ये फोर्स किस टाइप का होता है? ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। तो जरा आइए हम लोग चार्ज के डिफिनेशन पे देखते हैं। चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक यूनिट ऑफ मैटर बाय मींस ऑफ विच मैटर एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक फोर्स। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कोई भी मैटर चार्ज की वजह से ही वो अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का फोर्स फील करता है। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होते हैं हमारे पास कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? तो बेसिकली चार्ज हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। अब आपको यहां पर दिख रहा है कि जो पॉजिटिव चार्ज है यानी कि जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और यहां पर जो अनलाइक चार्जेस हैं यानी कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि कोई भी मैटर जो है, मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है चार्ज, तो अगर मैटर के अंदर चार्ज है तो दो मैटर को मैं अगर एक पास रखता हूं तो उनके बीच में भी कुछ ना कुछ अट्रैक्शन का या फिर रिपल्सन का फोर्स जरूर होगा। अगर मैं बात करूं चार्ज की, तो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो क्या होती है? कूलाम्ब होती है, और इसको हम लोग कैपिटल सी के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 कूलाम्ब नेट चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द चार्ज कंटेन्ड इन 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 1 कूलाम्ब जो चार्ज है उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं, तो यहां पर बताया गया है कि 1 कूलाम्ब चार्ज में 6 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है कि इफ यू हैव 2 कूलाम्ब चार्ज देन काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या फिर इफ यू हैव 1 कूलाम्ब चार्ज देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन दैट चार्ज। तो देखिए यहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एन ई। Q क्या है बच्चों? यहां पर चार्ज है, N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि यहां पर बताया गया है कि N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6, और E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अब अगर आपसे मैंने कहा कि 1 कूलाम्ब चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां पर हमें Q की वैल्यू क्या प्लेस करनी होगी? 1 प्लेस करनी होगी, और E की जगह पर क्या रखना होगा? 1.6 into 10 to the power 18 कूलाम्ब। क्यों? क्योंकि ये क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये जो 1.6 into 10 to the power 18 कूलाम्ब है, ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की वैल्यू है। अगर हम लोग यहां से कैलकुलेट करेंगे तो जो N की वैल्यू आएगी वो कुछ आएगी 6.2 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि कभी कभी हमसे एमसीक्यू में भी पूछ लिया जाता है, या फिर कभी यहां पर जो चार्ज है 2 कूलाम्ब 3 कूलाम्ब 4 कूलाम्ब ऐसे करके भी अगर हमसे पूछ लिया जाए तो बिल्कुल भी वहां पर घबराना नहीं है। बिल्कुल हमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है, Q इज इक्वल टू एन ई, और Q की जो भी वैल्यू दी हुई है वहां से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं आगे। अच्छा, यहां पर एक बात लिखी हुई थी नेट चार्ज। तो बच्चों नेट चार्ज क्या होता है? नेट चार्ज का मतलब है, जैसे अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि मेरे पास कुछ पॉजिटिव चार्ज है। देखिए मैंने यहां पर क्या किया, मैंने 4 पॉजिटिव चार्ज लिखे और मैंने 3 निगेटिव चार्ज लिखे। तो अगर यहां पर मैं आपसे पूछूं कि नेट चार्ज कितना होगा, तो आपको पता है कि ये जो पॉजिटिव 3 चार्ज और निगेटिव 3 चार्ज क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट चार्ज कितना बचा? ओनली 1 नेट चार्ज बचा, वो भी कैसा नेचर का? पॉजिटिव। लेकिन अगर जैसे मैं यहां पर पूछूं कि मेरे पास यहां पर भी 4 पॉजिटिव चार्ज है, 1 2 3 4, और यहां पर 4 निगेटिव चार्ज भी है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए नेट चार्ज कितना होगा, तो यहां पर जो नेट चार्ज होगा वो 0 होगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव है और 4 निगेटिव भी है। तो यहां पर हमारे पास जो नेट चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 0। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट। तो करंट क्या होता है बच्चों? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ
चार्ज इन एनी कंडक्टर, ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर में चार्ज के फ्लो होने का जो रेट होता है हम उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। देखिए यहां पर जो हमारे पास ये फिगर बनाया गया है, हमको बताया जा रहा है कि हमारे पास एक क्या है, कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ही जो चार्ज होते हैं वो मूव करते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर। अब यहां पर किसी भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास होने वाले जो चार्ज हैं उन्हीं के रेट को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। यानी कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने भी चार्ज पास होंगे उसी के रेट को हम लोग क्या कहेंगे, करंट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अब यहां पर अगर मैं यूनिट टाइम इंटरवल की बात करूं तो वैसे तो यहां पर हो सकता है कि पहले सेकंड में 3 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से, दूसरे सेकंड में 5 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हो, तीसरे सेकंड में हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हो। तो मैं एक फिक्स टाइम इंटरवल में पास होने वाले चार्ज की नंबर्स नहीं बता सकता। तो यहां पर ये जो हमारे पास फॉर्मूला लिखा जाता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, ये एक्चुअली में क्या होता है कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट बताता है हमको, जो कि है क्यू बाई टी, यानी कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में इस क्रॉस सेक्शन से पास होने वाले चार्ज, ठीक है। तो यहां से जो करंट की डेफिनेशन हमारी बनती है वो होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ एनी कंडक्टर, और इसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अच्छा, यहां पर तो मैंने एवरेज करंट के बारे में बात कर ली, तो ये कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है बच्चों, तो ये लिखा हुआ है इंस्टेंटेनियस करंट की बात बताई जा रही है। यहां पर क्या बताया जा रहा है, इंस्टेंटेनियस, ठीक है ना, इंस्टेंटेनियस करंट, और इसको हम लिखते हैं डी क्यू बाई डी टी। इसका मतलब यह है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में, एक इंस्टेंट टाइम पीरियड में जो फ्लो होने वाले चार्ज हैं किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से, उनकी वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए यूनिट क्रॉस सेक्शन इन पर सेकेंड। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, और यहां पर बताया गया है कि जो करंट की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, एम्पियर होती है, ठीक है ना। तो करंट की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों क्या होती है, एम्पियर होती है। डन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए एम्पियर क्या होता है, तो एम्पियर आप कैसे बताएंगे, तो इसकी डिफिनीशन होती है एम्पियर डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। देखिए जो भी यहां पर हमारे पास डिफिनीशन थी करंट की, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, हम यहीं से एम्पियर की भी डिफिनीशन बनाते हैं। अगर मैं 1 एम्पियर को कैलकुलेट करना चाहूं तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर 1 कूलम का चार्ज किसी भी कंडक्टर के थ्रू 1 सेकंड में, ठीक है, 1 सेकंड में अगर 1 कूलम का चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है तो मैं ये कहूंगा कि उसमें फ्लो होने वाली जो करंट है वो किसके बराबर है, 1 एम्पियर के बराबर है। देखिए यहां पर भी एम्पियर डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड, यानी कि जब किसी भी कंडक्टर में 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो उसी को मैं क्या कहता हूं, 1 एम्पियर करंट के इक्वल कहता हूं, ठीक है। आगे चलते हैं, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन एन अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट के फ्लो की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, यानी कि इस टाइप की करंट को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट भी कहते हैं। यानी किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट की डायरेक्शन होगी हमेशा इलेक्ट्रॉन के यानी कि नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। इट फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करें तो उसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, जो करंट का फ्लो होगा वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर मैंने कहा ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, देखिए ये सिंबल भी आपको ध्यान रखना है कि जो बैटरी का सिंबल होता है, बड़ी वाली लाइन को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी वाली लाइन होती है उसे हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो चार्ज का या करंट का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए करंट को कभी कभी रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ स्मॉलेस्ट यूनिट भी होती है, छोटी छोटी यूनिट भी होती है, कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए न्यूमेरिकल्स में आ जाते हैं। क्या भाई बताइए मिली एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में या फिर माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, आपको वहां पर पैनिक नहीं होना है। अगर आपको मिली एम्पियर दिया जाए या फिर माइक्रो एम्पियर वहां पर दिया जाए
तो आपको ये समझ लेना है कि अगर मिली एम्पियर की बात की जा रही है, इसका मतलब 10 टू दी पावर -3 एम्पियर ऐड कर देना है, और अगर माइक्रो एम्पियर की बात की जा रही है तो 10 टू दी पावर -6 एम्पियर उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक ये वायर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में मैंने कहा कि 2 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आप उसे रिप्रेजेंट कैसे करोगे, क्योंकि एसआई यूनिट जो होती है करंट की वो तो एम्पियर होती है। अब मुझसे क्वेश्चन में कह दिया गया कि 3 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। यहां पर आपने लिखा जैसे कि 3 मिली एम्पियर, ठीक है, आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे कैलकुलेशन में 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। डन, आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे 3 इंटू 10 टू दी पावर -3 एम्पियर। या फिर इसी तरीके से अगर माइक्रो एम्पियर कहा है तो आप 3 इंटू 10 टू दी पावर -6 एम्पियर करोगे। डन, क्योंकि आपको पता है कि जब आप कैलकुलेशन करते हो तो वहां पर जो हमारे पास एसआई यूनिट्स होती हैं, हम उन्हीं में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। अगला एक बहुत ही अच्छा हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर। तो देखिए एमीटर क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है उस करंट को मेजर करने का काम करता है कौन, एमीटर, ठीक है। कुछ हमारे पास यहां पर पॉइंट्स हैं, आपको इसे अपने माइंड में सेट कर लेना है, याद कर लेना है, क्योंकि कभी कभी घुमा फिरा करके हम लोगों से यही सब चीजें पूछी जाती है। क्लास 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं कि जैसे मैंने कहा कि विच डिवाइस मेजर द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, देन एमीटर दैट डिवाइस टू मेजर द इलेक्ट्रिकल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। डन। और अगर कहा जाए यहां पर कि ये जो एमीटर है ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कनेक्ट किया जाता है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। अब आप ये पूछेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, तो अभी आगे हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस क्या होता है, तो वहां पर हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। जो ये एमीटर है किसमें कनेक्ट होता है बच्चों, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। लेकिन अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों ऐड किया जाता है, तो मैं अभी आगे चल करके वीडियो में आपको बताऊंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में ही क्यों ऐड किया जाता है। आप अभी इसको जस्ट अपने पॉइंट में नोट कर लीजिए कि जो एमीटर है उसे मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट हैज लो रेजिस्टेंस। तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो निग्लिजिबल भी हो सकता है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो निग्लिजिबल भी हो सकता है। आइडियल एमीटर्स रेजिस्टेंस मस्ट बी 0, इट बी रिप्रेजेंटेड एज। देखिए जो आइडियल एमीटर की बात यहां पर की गई है बच्चों, एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हमें स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आइडियल एमीटर कंसीडर करना होता है, और आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसी कोई भी मेटल या ऐसा कोई भी चीज इन्वेंट नहीं किया गया है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, तो हम एमीटर का रेजिस्टेंस 0 कैसे कंसीडर कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां पर आइडियल की बात की गई है, जैसे आइडियल गैस आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो वैसे ही फिजिक्स में हमारे पास आइडियल एमीटर है। तो आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कभी कभी एमसीक्यू में हमसे पूछ लिया जाता है। अब यहां पर अगर सिंबल की बात की जाए जो एमीटर का होता है, तो वो कुछ इस तरीके से हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करते हैं, और ए बीच में लिखा होता है, सर्कल के बीच में ए लिखा होता है। और अगर बात करें कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कनेक्ट होता है, तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि यहां पर बैटरी लगी हुई है, और बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, और निगेटिव वाला टर्मिनल निगेटिव के साथ कनेक्टेड है। एक्चुअल में अगर आप लैब में जाकर के देखोगे तो एमीटर आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या होती है इलेक्ट्रिक सर्किट बच्चों, इट इज ए क्लोज पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। क्लोज पाथ की बात की गई है, क्लोज एंड ओपन। अभी हम इसी में बात करेंगे। क्लोज पाथ जो होता है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, यानी कि एक ऐसा क्लोज पाथ जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो, इस पाथ को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। अब देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रिक सर्किट आपको बना करके दिखाई गई है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे यहां पर सोर्स के फॉर्म में एक बैटरी लगाई गई है, एमीटर ऐड किया गया है, यहां पर रेजिस्टेंस या फिर कह सकते हैं लोड, या फिर जो भी हमारे घर पे अप्लायंसेस हैं वो लगाए गए हैं, और भी बहुत सारी की हो सकती है, स्विच हो सकते हैं, या और भी वोल्ट मीटर हो सकता है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐड कर सकते हैं। द इलेक्ट्रॉन्स
कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई है बच्चों, यहां पर असर्शन रीजन से हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। यहां पर कहा गया है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो सिर्फ एक वजह से होता है। किस वजह से होता है? कि जब दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी नहीं होगा। देखिए आपको भी पता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है। या फिर जैसे अगर मान लो कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये एक ट्यूब है, ठीक है, और इस ट्यूब में आपने क्या भर दिया? पानी फिल कर दिया। अब जाहिर सी बात है अगर एक साइड में अगर पानी ज्यादा है, यानी कि इस साइड में अगर पानी ज्यादा है तो ये ट्यूब कुछ इस डायरेक्शन में हो जाएगी, या फिर अगर इस डायरेक्शन में पानी ज्यादा है तो ट्यूब इस डायरेक्शन में हो जाएगी। लेकिन अगर इसको स्टेबल कंडीशन में रहना है तो इसका मतलब कि जो पानी का लेवल है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। कुछ इसी तरीके से है कि अगर जो हमने यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट में बैटरी कनेक्ट की है, अगर इसके अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा वो नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होगा तो फिर करंट का भी फ्लो नहीं होगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज इज मेड possible due to chemical action within a cell that generates the potential difference across the terminals of the cell। देखिए यहां पर जो केमिकल एक्शंस की बात की गई है बच्चों, तो बैटरी के अंदर हम लोग बहुत इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का भी यूज करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करते हैं। देखिए यहां पर मैं आपसे ये भी बताना चाह रहा था कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो है, देखिए हम क्या करते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं। जैसे मैंने कहा ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये एक नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में मैंने यहां पर एक कंडक्टर कंसीडर कर लिया। अब देखिए इस कंडक्टर में मैंने कहा कि अगर ये एक कंडक्टर है तो इस कंडक्टर में क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो मैंने यहां पर ऐसा मान लिया कि ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये देखिए यहां पर ये जो नेगेटिव टर्मिनल है हमारा, ये क्या करेगा? इन नेगेटिव चार्ज के ऊपर, अभी मैंने पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टी है, रिपल्सिव नेचर का फोर्स इसके ऊपर अट्रैक्ट अप्लाई करेगा, यानी कि जो रिपल्सन का फोर्स है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को इस डायरेक्शन में क्या करेगा? पुश करेगा। और ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि ये इन नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करेगा, जिसकी वजह से चार्ज हमारे इस जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएंगे। और जो करंट का डायरेक्शन है, मैंने अभी भी पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है करंट की डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो बच्चों यहां पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के जो टाइप्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, वन इज क्लोज एंड वन इज ओपन। देखिए हम लोग घर में क्या करते हैं, कहते हैं कि स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑन कर दीजिए। देखिए जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है उसे कंप्लीट कर देते हैं, और जैसे ही हम कंप्लीट करते हैं उसमें करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर मैंने कहा कि स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक कर देना, और जब हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को ब्रेक करेंगे तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसी तरीके से यहां पर हमारे पास दो सर्किट होती है बच्चों, एक होती है ओपन सर्किट और एक होती है क्लोज सर्किट। तो आप जरा ये बताइए कि जब मैं स्विच को ऑन कंडीशन में रखूंगा तो वहां पर वो सर्किट क्या कहलाएगी? क्लोज सर्किट कहलाएगी। और यहां पर अगर मुझे बताना हो तो मैं यहां पर की वर्ड का यूज करूंगा, यानी कि जो की है वो लगी हुई है, और यहां पर आप देख रहे होंगे कि कोई भी डॉट आपको नहीं दिख रहा है, यानी कि ये ऑफ कंडीशन में है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ कंडीशन में है तो हम इसको क्या कहेंगे? ओपन सर्किट कहेंगे, और अगर ऑन कंडीशन में है तो क्लोज सर्किट कहेंगे। डन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए जरा हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी needed per unit of electric charge to move the charge from a reference point to a specific point in an electric field। देखिए यहां पर मैं आपको अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इस चार्ज को अगर मैंने कहा ये पॉइंट है ए और एक मेरे पास पॉइंट है बी, इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए
इसको कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी के अमाउंट को ही हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। बात समझ में आई? मैंने कहा कि इस पॉजिटिव चार्ज को ए से बी तक जाने के लिए जितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वही एनर्जी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगी। देखिए यहां पर डेफिनेशन मैं फिर से एक बार पढ़ता हूं, आपको क्लियर होगा जरूर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क एनर्जी नीडेड, यानी कि उस वर्क एनर्जी की नीड है पर यूनिट चार्ज, यानी कि एक यूनिट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, पर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक यूनिट चार्ज को एक स्पेसिफिक पॉइंट से दूसरे स्पेसिफिक पॉइंट तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक भी करते हुए चलो। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर दूसरे साल हमारे बोर्ड एग्जाम में आ जाता है, तो प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तो बात कर ली कि जैसे मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं एक चार्ज हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज पोटेंशियल। ओके, बट अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं तो यहां पर इसकी डिफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी कि अभी तक मैं बात कर रहा था कि मुझे यहां से यहां तक आने के लिए जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन अब उस एनर्जी के साथ मैं यहां से यहां तक आ गया, ठीक है ना। अब यहां तक मैं आया हूं तो जाहिर सी बात है मैंने क्या किया, कुछ ना कुछ वर्क किया है। अब ये जितना भी वर्क मैंने किया है वही क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। जैसे देखिए फिर से मैं कोशिश करता हूं, मैंने पहले कहा कि इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ए से बी तक आने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, और जब मैं इस चार्ज को इस पॉइंट से ए से मतलब बी तक अगर लेकर के आ गया तो जाहिर सी बात है भाई यहां पर क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हुआ और उसके ऊपर फोर्स कौन सा लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगा, फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पर क्या हुआ, वर्क हुआ, ठीक है। और ये वर्क जो हुआ है, ये वर्क कहीं ना कहीं इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में क्या क्रिएट कर रहा है, डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर जो वर्क अगर ना हुआ होता तो क्या डिफरेंस क्रिएट होता, नहीं होता। इसका मतलब कि जो वर्क डन हुआ है ये इस दोनों के पोटेंशियल के डिफरेंस के बराबर है। बात समझ में आई आपको? मैं फिर से कोशिश करता हूं कि इन दोनों पॉइंट के बीच में अब जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो इस वर्क डन की वजह से आया है। अगर वर्क ना हुआ होता तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ना होता। डन? तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर इसको मैथमेटिकल हमको रिप्रेजेंट करना है तो यहां पर देखिए इक्वेशन लिखा हुआ है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, यानी कि एक यूनिट चार्ज पर जो किया गया वर्क है वही पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। डन? यहां पर देखिए V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क है, Q नेट चार्ज। अगर बात की जाए कि SI यूनिट क्या होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो SI यूनिट होती है बच्चों वो होती है वोल्ट, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं किस सिंबल से, कैपिटल V से। डन? आगे चलते हैं। अब अगर मैंने वोल्ट की बात की है तो ऐसा हो नहीं सकता कि हमको 1 वोल्ट की डिफिनीशन ना पूछी जाए, तो क्या होगा 1 वोल्ट। देखिए जो हमने अभी भी डिफिनीशन लिखी थी, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है, आप यहीं से डिफिनीशन बनाओ। अगर मैं 1 वोल्ट की बात करूं तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर 1 कूलाम चार्ज। अगर मैं यहीं से डिफिनीशन बनाऊं तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलाम चार्ज, यानी कि 1 कूलाम चार्ज के ऊपर अगर मैं 1 जूल का वर्क करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। देखिए डिफिनीशन क्या कहती है, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलाम ऑफ चार्ज
from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt. यानी कि अगर एक यूनिट चार्ज के ऊपर मैं 1 जूल का वर्क करता हूं तो वही किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट के इक्वल होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वोल्ट मीटर। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? एमीटर के बारे में। अब हम लोग जानेंगे वोल्ट मीटर। तो क्या होता है बच्चों वोल्ट मीटर? एमीटर क्या कर रहा था? करंट को मेजर करने का काम कर रहा था। उसको हम लोग कैसे कनेक्ट कर रहे थे? सीरीज कॉम्बिनेशन में, और उसका रेजिस्टेंस बहुत ही लो था। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है उससे, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी मेजरमेंट करता है, लेकिन किसका मेजरमेंट करता है? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करता है। किसका? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि दो टर्मिनल्स के बीच के पोटेंशियल में जो डिफरेंस है उसको मेजर करने का काम वोल्ट मीटर करता है। और इसको हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कैसे कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अभी आगे चल करके आपको कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंसेस में बताऊंगा। ठीक है, अभी आप सिर्फ इतना ध्यान रख लो। कैसे कनेक्ट करते हैं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करते हैं एंड इट हैज हाई रेजिस्टेंस। ये जो हमारे पास डिवाइस है वोल्ट मीटर, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है, और यही कारण है कि इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। मैं आगे चल करके बताऊंगा। इसको रिप्रेजेंट करने का जो सिंबल होता है ये कुछ इस तरीके से होता है कि एक सर्कल होता है, बीच में हम लोग V के साइन से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में पैरेलल किस तरीके से ऐड करते हैं उसके लिए भी यहां पर देखिए हमारे पास फिगर बना हुआ है। ये हमारे पास कोई लोड है या फिर रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं, और ये देखिए यहां पर पैरेलल इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप इसको जस्ट नोट करते हुए चलिए। अभी आगे जब मैं बताऊंगा तो अभी क्लियर हो जाएगा कि वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों ऐड करते हैं, इसका हाई रेजिस्टेंस क्या है या जो भी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। तो बच्चों सर्किट डायग्राम क्या होता है? हमारे बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो सर्किट डायग्राम एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम का। क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी कि एक ऐसा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट बनाए गए होते हैं, जिसमें कि हम लोग बैटरी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम लोग एमीटर, वोल्ट मीटर, कीज, रेजिस्टेंस, लोड या जो भी चीजें हमने उस इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐड कर रखी हैं, ये कह सकते हैं कि जैसे होता है ना वो मैप होता है किसी बिल्डिंग का, तो कुछ उस तरीके का होता है कि अगर कोई भी वायरिंग हुई है तो उसका जो भी हमारे पास सर्किट डायग्राम है एक पेपर पे समझने के लिए, बस वही चीज। नेक्स्ट हमारे पास है सिंबल फॉर सम कॉमनली यूज्ड इंस्ट्रूमेंट इन सर्किट डायग्राम। देखिए बच्चों कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में यहां पर हम लोगों से पूछ लिया जाता है, और जैसे कि आपको ये सिंबल बना करके दे दिया जाएगा और कहेगा बताइए विच वन इज द करेक्ट। तो ये है हमारी क्या सेट, या फिर यहां पर जो भी ये इंस्ट्रूमेंट के हमारे पास डायग्राम बने हुए हैं, आप एक बार जरूर इसको बना करके कोशिश कर लीजिएगा, ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी 1 मार्क्स में हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं बच्चों। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्यारा, सबसे न्यारा जो टॉपिक है हमारा ओम्स लॉ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओम्स, देखिए एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम्स। इन्होंने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो फ्लो होने वाली करंट है और जो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बीच में इन्होंने एक रिलेशन फाइंड किया था। इन्होंने बताया कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज्यादा उसके क्रॉस करंट फ्लो होगी। ठीक है, यानी कि इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया वो किसके रिगार्डिंग दिया? करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के रिगार्डिंग दिया। और इनका जो स्टेटमेंट था वो क्या था? तो he stated that the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। यानी कि इन्होंने कहा कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस हम जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उसके अक्रॉस उतनी ही ज्यादा करंट फ्लो होगी, यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक ओम्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग। तो यहां पर आया हम लोगों ने V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हम यहां से रिमूव करेंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट टर्म यूज होता है जिसको हम लोग कहते हैं R के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फॉर्मूला होता है बच्चों V इज इक्वल टू IR। ठीक है, और ये जो R यहां पर हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म आया है, इसको वैसे तो हम लोग कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहां पर, लेकिन इसका नाम है क्या? रेजिस्टेंस। क्या नाम है इसको? इसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक यहां पर हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्या?
पूछा जाता है कि ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो करंट और यानी कि V एंड I के बीच में हमसे ग्राफ पूछा जाता है। तो मैं यहां पर ग्राफ ड्रॉ कर दे रहा हूं, आप लोग जरूर इसको प्रैक्टिस कर लेना, बना लेना। देखिए बच्चों, यहां पर अगर मैं y एक्सिस और x एक्सिस के लॉन्ग दोनों फिजिकल क्वांटिटीज को लूं, मैंने अगर x एक्सिस के लॉन्ग करंट को और y एक्सिस के लॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस को लिया, तो जो इसके बीच में ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगी। डन? इस तरीके का ग्राफ हमारा V और I के बीच में बनता है। डन? स्लोप इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये जो स्लोप है हमारा, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। डन? अब आते हैं अगली जो डेफिनेशन है हमारे पास बच्चों, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का क्या काम होता है या रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जब चार्ज किसी भी कंडक्टर में फ्लो होते हैं तो चार्ज के फ्लो से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है या फिर करंट प्रोड्यूस होती है। तो उस करंट का अपोज करने के लिए एक आदमी बैठा हुआ है उस कंडक्टर के अंदर और उस आदमी का नाम क्या है? रेजिस्टेंस। क्या कहती है डिफिनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट का जो अपोजिशन कर रहा है वही कौन है? रेजिस्टेंस है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसे हम लोग R लिखते हैं और इसका जो साइन होता है बच्चों वो कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ओम का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसकी जो SI यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम ही होती है। डन? रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है? ओम होती है और इसका साइन कुछ इस शेप का होता है। डन? तो मेरे ख्याल से रेजिस्टेंस आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब ओम अगर आई है SI यूनिट, तो हमें जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि 1 ओम क्या है, कैसे डिफाइन करेंगे 1 ओम को। तो आइए जरा यहां पर देखते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज 1 वोल्ट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज 1 एम्पियर। यानी कि देखिए यहां पर ये जो हमारे पास R इज इक्वल टू V बाई आई है। देखिए बच्चों, कभी भी आपको किसी भी फॉर्मूले से किसी की डिफिनेशन बनानी हो तो आप बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हो। आपको जस्ट क्या करना है? यूनिट वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। जैसे मान लो अगर मैं रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो मैं अगर 1 ओम की बात करूं, ठीक है, तो देखिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है? ओम है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है? तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट होती है और करंट की डिफिनेशन, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस अगर मैंने 1, देखिए अगर मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया और उस कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो उस कंडक्टर के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 1 ओम के बराबर। तो यहां से आपकी डिफिनेशन बन गई किसकी? ओम की। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है बच्चों हमारे पास, रियोस्टेट। क्या होता है रियोस्टेट? देखिए मैं आपको ये बताता हूं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को अगर इंक्रीज करना हो या रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना हो, कब? हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए अगर मुझे किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का रेट जो है वो करंट ज्यादा चाहिए, तो अगर करंट ज्यादा करना है तो मुझे रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? कम से कम करना पड़ेगा। या फिर अगर मैं कहूं कि करंट मुझे कम चाहिए तो रेजिस्टेंस क्या करना पड़ेगा? ज्यादा करना पड़ेगा। अब नॉर्मल तो ऐसे हम नहीं कर सकते हैं, तो उसी को मैनेज करने के लिए हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसका नाम होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस को इंक्रीज या रेजिस्टेंस को डिक्रीज करते हैं, जिससे कि अगर मैं रेजिस्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज करूंगा तो करंट की भी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है, तो यहां पर आप जब प्रैक्टिकल लैब में जाएंगे तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलेगा। सो टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट अकॉर्डिंगली इन द सर्किट, ए कंपोनेंट यूज्ड कॉल्ड रियोस्टेट। रियोस्टेट का सिंबल कैसा होता है बच्चों? तो देखिए यहां पर कुछ इस तरीके का सिंबल होता है रियोस्टेट का। कभी कभी हमारे एग्जाम में ये सिंबल पूछ लिया जाता है कि बताइए ये सिंबल किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का है, तो बिल्कुल आप इसको बना करके प्रैक्टिस कर लीजिए। इफ ए कंडक्टर हैज लेस रेजिस्टेंस देन मोर करंट विल फ्लो थ्रू इट। यानी कि अगर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस कम है तो उसके थ्रू फ्लो होने वाली करंट ज्यादा हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बेटा, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। तो अभी तक हम लोगों ने बच्चों ये जाना कि कंडक्टर के अंदर अगर कंडक्टर में करंट फ्लो होती है और उस करंट का अपोज करने वाला एक पर्सन वहां पर है, कौन? रेजिस्टेंस है।
अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो रेजिस्टेंस है ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहां पर मैंने क्या किया, एक वायर कंसीडर कर ली और इस वायर की जो लेंथ है बच्चों वो मैंने मान ली एल लेंथ की वायर है, और जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, ए है। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए मान लिया, लेंथ हमने एल मान ली। तो अगर मैं कहूं कि ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, यानी कि जो कंडक्टिंग वायर है उसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा। अगर वायर छोटी है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। फिर यहां पर सेकंड टर्म हमारे पास है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी कि जो रेजिस्टेंस होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर भी डिपेंड करता है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्रॉस सेक्शनल एरिया के। जाहिर सी बात है कि अगर हमारे पास कोई एक मोटा वायर है तो जाहिर सी बात है अगर एरिया ज्यादा है हमारे पास तो जो चार्ज का फ्लो है वो बहुत ही इजीली वहां पर फ्लो हो जाएंगे और उनका पोजीशन कम होगा। लेकिन अगर वायर हमारी पतली है तो वहां पर चार्ज का फ्लो जो होगा वो डिस्टर्ब होगा ना, तो यानी कि रेजिस्टेंस वहां पर ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं यहां पर डायरेक्टली ये कह सकता हूं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो ज्यादा होगा। देन और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि नेचर ऑफ मटेरियल, तो ये डिपेंड करता है कि जो कंडक्टिंग मटेरियल हमने कंसीडर किया है वो कौन सा है, जैसे कॉपर है या फिर आयरन है, ठीक है, या फिर किसी और भी मटेरियल का हमने कंडक्टर यूज किया है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पर भी डिपेंड करता है जैसा जैसा मैंने मटेरियल लिया है। अब इसको अगर मैथमेटिकली मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अब इस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को जब मैं रिमूव करूंगा तो यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो होगी R इज इक्वल टू रो L बाई A, और यही हमारा क्या आएगा, एक ये हमारा इक्वेशन बनेगा। और यहां पर ये जो कांस्टेंट है इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं बच्चों, तो इसको कहते हैं रेसिस्टिविटी। वैसे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं लेकिन हम इसको एक नए नाम देंगे जिसका नाम है रेसिस्टिविटी, और इसको रो के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है रेसिस्टिविटी बच्चों, तो देखिए यहां पर कह रहा है कि वेयर रो इज ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट नोन एज रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। ये रेसिस्टिविटी जो है एक्चुअल में ये है क्या, तो यहां पर अगर मैं आपसे बताना चाहूं कि मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। चलिए खैर अभी आगे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए अगली जो हमारी डिफिनेशन है वो तो आ ही गई कि रेसिस्टिविटी क्या है, तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। बात समझ में आई नहीं। देखिए यहां पर अभी भी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, वो आया था R इज इक्वल टू रो L बाई A। अब यहां पर जो हमने अभी कंडक्टिंग वायर कंसीडर की थी, अगर मैं ऐसा मान लूं कि जो उसकी लेंथ है वो 1 मीटर है और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना है, वो 1 मीटर स्क्वायर है। देखिए दोनों मैंने क्या कंसीडर किया, यूनिट वैल्यू कंसीडर की है। अगर इस फॉर्मूले में मैं रखूं तो R इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, रो के बराबर है। और यही हमारी डिफिनीशन भी हमसे कह रही है कि अगर रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए वायर ऑफ ए यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। यानी कि अगर 1 मीटर लेंथ का वायर जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी उसके रेजिस्टेंस के बराबर होगी। डन। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इसकी एसआई यूनिट होती है बच्चों रेसिस्टिविटी की, वो क्या होती है, ओम मीटर होती है। ठीक है, ओम मीटर, अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ये ओम है और ये मीटर है। इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर होगी। फॉर ए मटेरियल irrespective of length and area the resistivity is a constant। देखो बच्चों यहां पर जो हमारी रेसिस्टिविटी है, अगर सेम मटेरियल है तो रेसिस्टिविटी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। डन। रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वेरीज विथ टेम्परेचर। देखिए रेसिस्टिविटी किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, तो रेसिस्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट होती है। बच्चों अक्सर करके क्या होता है, बच्चे यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में। देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, लेकिन जो रेसिस्टिविटी है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, इट विल डिपेंड ऑन टेम्परेचर।
देन इसको आप लोग एकदम श्योर कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। रेसिस्टिविटी इज द मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि रेसिस्टिविटी क्या होती है, ये रेजिस्टेंस का मेजरमेंट होती है। इन अदर वर्ड्स अप टू व्हाट एक्सटेंडेड विल द मटेरियल रेसिस्ट करंट फ्लो। ठीक है, तो ये जो हमारा रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस का मेजरमेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल। देखिए यहां पर अगर हम एलॉय मटेरियल की बात करें तो जो उनकी रेसिस्टिविटी होती है, एलॉय मटेरियल की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, जो एलॉय के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी कि जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके कंपैरिजन में एलॉय की जो रेसिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। यहां पर देखिए कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिसका हम लोग डेली लाइफ में भी यूज किया करते हैं, जैसे एलॉय हैव हायर रेसिस्टिविटी एंड डू नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर एंड सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास टंगस्टन का है बच्चों, जो कि हमारे इलेक्ट्रिकल बल्ब में लगा होता है। ये हमारे एमसीक्यू में भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो हमारा फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। और वो कैसा मटेरियल है, तो हम कह सकते हैं कि ये एलॉय मटेरियल का बनाया जाता है जिसकी रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और जब उसके थ्रू करंट फ्लो होता है तो वो ग्लो करता है, हमको लाइट मिलती है। डन। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओमिक एंड नॉन ओमिक रेजिस्टेंस, या फिर ये कहें कि ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइसेस। तो बच्चों बहुत ही आसान है यहाँ पर कि जो ओमिक डिवाइसेस होती हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो करती हैं और जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होती हैं वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमसे ग्राफ बना करके पूछ लिया जाता है विच वन इज द ओमिक एंड नॉन ओमिक। तो देखिए ओम्स लॉ जो फॉलो करेगा तो उसमें करंट और वोल्टेज के बीच में जो हमारे पास ग्राफ बनेगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरीके का बनेगा। ठीक है, तो मैंने कह दिया ये ओमिक डिवाइसेस हैं। लेकिन अगर नॉन ओमिक की बात करें तो देखिए यहां पर जो स्लोप बन रहा है वो कैसा है, कर्व है। ठीक है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनना है। तो यहां पर ये कैसे डिवाइसेस हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस हैं। अगर हमारे एग्जाम में आवे तो आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो देखिए बच्चों अभी तक हम लोगों ने करंट के बारे में जाना, रेजिस्टेंस के बारे में जाना, रेजिस्टिविटी के बारे में जाना। अब यहां पर बहुत ही अच्छा टॉपिक और इंटरेस्टिंग आ गया हमारे पास और इंपॉर्टेंट भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। क्या होता है कि कभी कभी हम दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को एक साथ ऐड करते हैं और ऐड करने का जो तरीका होता है वो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट होता है। और यहां पर हम दो मेथड्स के बारे में जानेंगे जिसमें से एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे तो दो तरीके से, एक रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल। तो वन बाय वन हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको रेजिस्टेंस इन सीरीज, यानी कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को मैं सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा तो क्या क्या चीजें होंगी। A number of resistances are said to be connected in series if they are joined end to end and the same current flow through each one of them। देखिए यहां पर ये जो ग्रीन लाइन है ना बच्चों, इसको आप लोगों को मार्क कर लेना है और ये आपके एग्जाम के लिए ही मैंने ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं। देखिए यहां पर ये जो लाइन लिखी हुई है, दे आर ज्वाइन एंड टू एंड। इसका मतलब कि अगर मेरे पास देखिए ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इसका एंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला है, और यहां पर एक दूसरा रेजिस्टेंस हमारे पास है। ठीक है, इसका एंड पॉइंट कौन सा है, ये वाला। अब इन दोनों के एंड पॉइंट को मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर मैंने कहा तीसरा रेजिस्टेंस यहां पर है हमारे पास, अब देखिए दोनों के एंड है, अब इनके एंड को एंड मैंने कनेक्ट कर दिया। डन। सेकंड लाइन मुझसे क्या कह रहा है, सेम करंट फ्लो थ्रू ईच वन ऑफ देम, यानी कि जो करंट यहां पर इस रेजिस्टेंस के क्रॉस फ्लो होगी वही करंट यहां भी जाएगी और यही करंट यहां भी आएगी। डन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना है कि एंड टू एंड कनेक्शन होगा और सेम करंट हर एक रेजिस्टेंस में फ्लो होगी। व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, जब हम कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस अप्लाई करते हैं। यहां पर देखिए हमारे पास एक फिगर भी बना हुआ है, ये फिगर हमको सारी चीजें बताएगा। देखिए यहां पर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है जिसका पॉजिटिव टर्मिनल यहां पर है, नेगेटिव यहां पर है, और इसमें देखिए कुछ तीन रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ये है R1, R2 और R3। और तीनों रेजिस्टेंस कैसे लगे हुए बच्चों, तो देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में, यानी एंड टू एंड इसको कनेक्ट किया गया है। यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में ही हमारे पास ये देखिए एमीटर लगा है। जब हमने एमीटर के बारे में पढ़ा था तो मैंने कहा था एमीटर कैसे कनेक्ट होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में लगा होता है। यहां पर हमारे पास की लगी हुई है, यानी कि जिसको हम लोग स्विच भी बोलते हैं,
और दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने पढ़ा था वोल्ट मीटर, तो बच्चों देखिए यहां पर ये वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर भी लगा हुआ है, लेकिन कैसे कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा हुआ है। अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे ऐड करते हैं। जैसे सीरीज में हमने कहा कि एंड टू एंड है, वैसे ही पैरेलल की भी डिफिनेशन हम लोग देखेंगे। तो यहां पर देखिए हमको यहां फिगर में बताया गया R1 R2 R3 रेजिस्टेंस इन सीरीज, V टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई। ठीक है, देखिए यहां पर ये जो V है ये इस पूरी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, V1 V2 V3 पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 R2 R3। यहां पर देखिए V1 V2 V3 इन तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। फिर यहां पर इस सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है वो क्या है, I, करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉम्बिनेशन। अब देखिए इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है जिसको हम लोग डिराइव भी करते हैं। मैं यहां पर डिराइव नहीं करने वाला हूं क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं बहुत ही जल्दी जल्दी करूंगा। तो जरा देखिए यहां पर जो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, यानी कि एक चीज आपको ध्यान और रखनी है सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों, कि यहां पर जो करंट होती है, ठीक है, करंट जो होती है वो सेम होती है। अभी अभी मैंने पढ़ा कि हर एक रेजिस्टेंस के क्रॉस जो करंट होगी वो सेम होगी, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, या जो पोटेंशियल होता है ना, वो डिवाइडेड होता है। क्या होता है, डिवाइडेड। पोटेंशियल डिवाइडेड होता है, इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है बच्चों, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मेकिंग करता है आपका। तो यहां पर अगर देखा जाए कि पोटेंशियल अलग अलग है, तो अगर ओवरऑल पोटेंशियल की बात करें तो वो किसके बराबर है, V के बराबर है। तो हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल था क्या था, V1 V2 V3। तो जो टोटल पोटेंशियल मैंने V ऐड किया है वो V1 V2 V3 के बराबर होगा। तो यहां पर देखिए वैसा ही इक्वेशन मैंने लिख दिया, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। अब यहां पर अगर मैं देखूं जो कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर। तो अगर मैं V1 की वैल्यू फाइंड करूं तो V1 इज इक्वल टू आई R1, क्योंकि करंट तो सेम रहने वाला है, करंट सेम रहेगा तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो यहां से देखिए V1 V2 और V3 की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर ली, और साथ ही साथ V की वैल्यू भी हमको पता है जो कि V इज इक्वल टू आई आर है। अब यहां से अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूं तो देखिए V1 V2 V3 और V की वैल्यू मैं इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर पुट करूंगा तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी IR1 IR2 प्लस IR3। और यहां से अगर मैं I को कॉमन ले लेता हूं तो देखिए यहां से I और I क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और जो फाइनल इक्वेशन आएगा वो आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और बच्चों यही जो इक्वेशन है हमारे रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करने के लिए हम लोग इसी फॉर्मूले का यूज करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। मैं जरा आपको जल्दी से बता दे रहा हूं। When a number of resistance are connected in series, the equivalent or resultant resistance is equal to the sum of individual resistance, and the resultant resistance is greater than any individual resistance। देखिए बच्चों यहां पर जो पहला पॉइंट कहा गया वो ये कह रहा है कि अगर मैं रेजिस्टेंसेस को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूं तो जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो उस सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किए हुए मैक्सिमम इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होगा। जैसे कि मैं यहां पर बता रहा हूं आपसे कि मैंने अगर 3 रेजिस्टेंस यहां पर ऐड किए, देखिए यहां पर अगर मैंने 3 रेजिस्टेंस ऐड किए और ऐसा मैंने माना कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम है। अब अभी भी जो हमारे पास फॉर्मूला आया था वो क्या था, R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर इसके अकॉर्डिंग में 1 प्लस 2 प्लस 3 करूंगा तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा इसका, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो कितना होगा, 6 ओम होगा। तो मैंने यहां पर यही कहा कि देखिए जो इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस है उससे भी ज्यादा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इक्वल करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द टोटल करंट इन द सर्किट। दिस इज बिकॉज देयर इज नो अदर पाथ अलोंग विच द करंट कैन फ्लो। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में बच्चों हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो करंट फ्लो होती है वो इक्वल होती है। ठीक, तो बच्चों प्लीज आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा क्या चीजें हैं। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो अब हम लोग जानेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों। तो देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है, ए नंबर ऑफ रेजिस्टर आर सेड टू बी इन अ पैरेलल कनेक्शन इफ वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन पॉइंट एंड द अदर इज कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट। यानी कि यहां पर जितने भी रेजिस्टेंस हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करने हैं,
हर एक रेजिस्टेंस का एक पॉइंट एक एंड से और दूसरा पॉइंट दूसरे एंड से कनेक्ट किया जाए। अगर कुछ इस सीक्वेंस में हम लोग रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। बटन यहां पर आगे दिया गया है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम एंड इज इक्वल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। देखिए बच्चों, यहां पर जैसे अभी सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने कहा था कि करंट सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल डिवाइडेड होता है, उसी तरीके से यहां पर हमको बताया गया है कि जो करंट है वो क्या है? वो डिवाइडेड है। ठीक है, करंट क्या है? डिवाइडेड है, यानी कि अलग अलग जो हमारी सीक्वेंस है या फिर रेजिस्टेंस है, अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग अमाउंट की करंट फ्लो होगी, लेकिन जो पोटेंशियल रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। देखिए यहां से कभी कभी कॉन्सेप्ट से हमारे पास न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हर एक रेजिस्टेंस में जो फ्लो होने वाला करंट है वो कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम हो, वो अलग अलग हो सकता है। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इसमें I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रही है और इस वाले में I3 करंट फ्लो हो रही है, लेकिन इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो V के बराबर यानी सेम टू सेम होगा, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहां पर देखिए सारी चीजें बताई गई हैं कि इस सर्किट में क्या क्या चीजें हैं कि R1 R2 R3 हमारे पास तीन रेजिस्टेंसेस हैं, V पोटेंशियल डिफरेंस मैंने एक और B के बीच में मैंने ऐड किया है, I टोटल करंट फ्लो हो रही है, I1 I2 I3 करंट फ्लो थ्रू द R1 R2 R3। तो यहां पर जैसा कि अभी मैंने कहा कि जो करंट है हर एक रेजिस्टेंस में अलग अलग फ्लो होगी, लेकिन यहां पर देखिए एक चीज और कि इन तीनों रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू अलग अलग तो जरूर है, लेकिन इन तीनों का अगर मैं सम करूंगा तो इस I के बराबर होगी, यानी कि ओवरऑल करंट के बराबर होगा। डन। तो यहां पर इसी से मैंने इक्वेशन बनाई क्या कि ओवरऑल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग इन द रेजिस्टेंस I1 I2 I3। डन। अब यहां से अगर मैं देखूं तो इसे थोड़ा सा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए आइए करते हैं। तो अगर I इज इक्वल टू I1 I2 I3 है तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? मुझे चाहिए I1 I2 I3 की वैल्यू। तो मैं यहां पर अगर ओम्स लॉ की बात करूं जो कि कहता है V इज इक्वल टू IR, तो I की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? वो V अपॉन R। अब चूंकि I1 की वैल्यू हमको चाहिए तो वो होगा V अपॉन R1। इसी तरीके से अगर मैं यहां पर I2 की बात करूं तो I2 की वैल्यू होगी V अपॉन R2, और अगर I3 की बात करता हूं तो वो होगा V अपॉन R3। ठीक है, और ये देखिए I1 I2 I3 की वैल्यू आ गई, और सेम एज इट इज ऐसे ही मैं कह सकता हूं क्या कि I की वैल्यू क्या होगी? तो I की वैल्यू होगी बच्चों V अपॉन R। तो अगर मुझे पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो बच्चों इस वाले फर्स्ट इक्वेशन में मैं I1 I2 I3 और I की वैल्यू अगर पुट करता हूं तो देखिए यहां पर मैं करके दिखाता हूं क्या आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास V अपॉन R इज इक्वल टू, ये R क्या है? इक्विवेलेंट है। ठीक है, V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब यहां से आप देख पा रहे हो कि मैं क्या कॉमन ले सकता हूं। तो यहां से अगर मैं V को कॉमन ले लूं तो ये देखिए V क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर क्या बचेगा? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, और अगर मैं दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करना चाह रहा हूं तो मुझे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उन्हें ऐड करना होगा, जो कि है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग आगे। देखिए यहां पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि जैसे अभी हम लोगों ने सीरीज कॉम्बिनेशन में कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जब किसी भी रेजिस्टेंसेस को हम ऐड करते हैं तो जो इक्विवेलेंट या फिर ओवरऑल रेजिस्टेंसेस होता है वो इंडिविजुअल मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। इसी तरीके से जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है रेजिस्टेंसेस का, वहां पर जब हम दो से अधिक या दो से ज्यादा रेजिस्टेंसेस को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आता है या फिर कहें कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड किए हुए इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम आता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जैसे यहां पर मेरे पास तीन रेजिस्टेंस है, मैंने अभी सीरीज वाले में भी लिया था, यहां पर मैंने कहा पैरेलल में मैंने ये तीन रेजिस्टेंस लिए, एक ये, और तीनों का रेजिस्टेंस मैंने मान लिया कितना है? मैंने कहा 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम।
अब इसको मैं अभी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ऐड करूंगा, जो कि होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। तो बच्चों यहां पर जो R इक्विवेलेंट निकल करके आएगा वो 0.6 के इक्वल होगा अप्रोक्स, ठीक है, 0.6 के इक्वल होगा। अब देखिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है वो इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम आया, ठीक है ना। अब मैं आपको यहां पर वो वाला पॉइंट बताने वाला हूं जो मैंने आपको एमीटर और वोल्ट मीटर के टाइम पर नहीं बताया। मैंने कहा था मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए मैंने एमीटर के टाइम पर कहा था कि जो एमीटर है बच्चों वो हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, और वोल्ट मीटर को हम लोग किसमें ऐड करते हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं। लेकिन एक चीज और आपको बताई थी कि जो एमीटर होता है वो बहुत ही लो रेजिस्टेंस होता है, लो रेजिस्टेंस, लेकिन जो वोल्ट मीटर होता है वो हाई रेजिस्टेंस होता है बच्चों, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों पढ़ लिया है। अगर मैं एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर रहा हूं क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ऑलरेडी बहुत कम है, लो है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट पे उसके रेजिस्टेंस का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, जिसकी वजह से मैं इस एमीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूं। लेकिन अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड कर दूंगा तो चूंकि इसका जो रेजिस्टेंस है वो हाई है, तो जाहिर सी बात है ओवरऑल जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होगी उसका रेजिस्टेंस भी हाई हो जाएगा। लेकिन अभी भी आपने कहा क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब मैं ऐड करता हूं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंडिविजुअल मिनिमम रेजिस्टेंस से भी कम हो जाता है। तो बस इसीलिए मैं वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करता हूं, क्योंकि जब मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करूंगा तो इलेक्ट्रिकल सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो बहुत कम हो जाने वाला है, और हमको रेजिस्टेंस क्या चाहिए, कम ही तो चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए बच्चों यहां से एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप ये बताइए कि आप अपने घरों में जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग करवाते हैं यहां, या जो भी आप अपने घर पे अप्लायंसेस यूज करते हैं, वहां पर आपके घर में सीरीज कॉम्बिनेशन में वायरिंग हुई है या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हुई है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक भी करते चलिए, आपका साथ ही हमें मेहनत करने के लिए और भी प्रेरित करेगा। तो प्लीज बने रहिए साथ में, कोशिश मेरी ये है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है बच्चों, देखिए जब किसी भी कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो होने के साथ साथ वहां पर हीटिंग इफेक्ट आ जाए, या फिर ये कहें कि जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ है, ठीक है, आप जब हाथों को रब करते हो काफी देर तक तो यहां पर क्या आने लगता है, हीटिंग इफेक्ट आने लगता है। इसी तरह से जब किसी भी कंडक्टर में चार्ज फ्लो होते हैं तेजी के साथ, तो वहां पर भी क्या होता है, जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती है और हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। आइए जरा देखते हैं डिफिनेशन। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू ए कंडक्टर, द कंडक्टर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम एंड प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए बच्चों एक चीज से और हम समझ सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी भी आप लोगों को बताया, किसी भी कंडक्टर के थ्रू जब चार्ज फ्लो हो रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हीट के फॉर्म में कब कन्वर्ट होगी, आप जब दौड़ने की कोशिश करते हो या आप जब साइकिल चलाने की कोशिश करते हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन से हवा बहुत तेजी के साथ चलती है, तो आपकी जो भी एनर्जी है वो साइकिल चलाने में क्या होती है, वेस्ट हो जाती है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी कंडक्टर में मूव तो करना चाहती है, लेकिन एक एजेंट वहां बैठा है, कौन, रेजिस्टेंस नाम का, जो उस करंट को फ्लो होने ही नहीं दे रहा है। और जब वो फ्लो नहीं होने दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होगी, वेस्ट होगी। किसके फॉर्म में वेस्ट होगी, तो वो हीट एनर्जी के फॉर्म में वेस्ट होगी, क्योंकि आपको पता है कि एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, जस्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए यहां पर हमारे पास कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है बच्चों, आइए देखिए, यहां से हमारे पास एक इक्वेशन भी निकलती है और हमारे न्यूमेरिकल्स भी जो होते हैं वो इसी पे पूछे जाते हैं। आगे चल करके, अभी तो मैं लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के पीवाईक्यूज करवाया हूं, आगे चल करके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के भी मैं न्यूमेरिकल के पीवाईक्यूज करवाऊंगा। देखिए यहां पर अगर हम लोगों को ये फाइंड करना है कि जो हीट है वो कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो देखिए हमारे पास वर्क डन इन मूविंग ऑफ चार्ज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस V के क्रॉस, तो हमने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था वो था V इज इक्वल टू W/Q। और यहां से अगर मैं वो वर्क कैलकुलेट करूं तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा V इंटू
Q। यानी कि अगर मैं यहां से ये वर्क कैलकुलेट कर लूं तो ये वर्क क्या कहलाएगा, हीट कहलाएगा। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूं, तो आपको पता है कि जो करंट का इक्वेशन होता है वो क्या होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। और अगर यहां से मैं Q की वैल्यू निकालूं तो बच्चों ये सेकंड इक्वेशन से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी I इंटू टी। क्या आ जाएगी, I इंटू टी। ये आ गई हमारे पास Q की वैल्यू। और अगर V की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है तो ओम्स लॉ का सहारा ले लेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब यहां से Q की वैल्यू और यहां से V की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में रख दूं जो कि W इज इक्वल टू V इंटू क्यू है, तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, देखिए Q और V की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। और इसी वर्ग को मैं क्या कहूंगा, इसी वर्ग को ही मैं हीट भी कहूंगा, ठीक है ना। इसी वर्ग को मैं हीट एनर्जी भी कहूंगा, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एनर्जी होता है। किसी भी काम को करने के लिए जितनी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसे ही हम वर्क कहते हैं। तो यहां पर देखिए जो वर्क है वही हमारी क्या है, एनर्जी है। और कौन सी एनर्जी है, तो हीट एनर्जी है। और इसका जो फॉर्मूला आता है बच्चों वो होता है आई स्क्वायर आर टी। दिस इक्वेशन होल्ड ट्रू इन आइडियल सिचुएशन, दिस इज नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। बच्चों ये जो अभी इक्वेशन आया था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इसी इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और यहां पर देखिए कुछ कंडीशंस हमारे पास दी हैं कि लॉ इंप्लाइज दैट हीट प्रोड्यूसेस इन अ रेजिस्टर इन इज डिपेंडेंट ऑन 3 फैक्टर्स एंड दिस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि ये क्या कह रहा है, heat is directly proportional to the square of the current for given resistance, directly proportional to the resistance of the given current and directly proportional to the time for which the current flow through the resistor। तो बच्चों आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या चीजें हैं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए हमारे लिए जो हीटिंग इफेक्ट है वो सिर्फ हार्मफुल ही नहीं है, हमारे लिए बेनिफिशियल भी है। बहुत सारी ऐसी जगह, देखिए ठंड का समय चल रहा है, इस समय हम लोग इसका बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि सुबह सुबह नहाने का मन तो नहीं करता है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऐसी है जिसका नाम है क्या, गीजर। और ये पानी को क्या कर देता है, गर्म कर देता है। कैसे गर्म कर देता है, तो जाहिर सी बात है कि इनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। और रेजिस्टेंस जब हाई है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट का हम यूज कर लेंगे, पानी गर्म कर लेंगे, नहा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल आयरन भी है। इलेक्ट्रिक आयरन में भी क्या होता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है हीटिंग इफेक्ट आएगा। ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यहां पर हैं ये सभी किसके लिए हैं, हाई रेजिस्टेंस वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। और अगर रेजिस्टेंस हाई है तो हीटिंग इफेक्ट आएगा, और उस हीटिंग इफेक्ट का हम लोग अपने डेली लाइफ में भी यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा इलेक्ट्रिकल पावर। क्या होती है इलेक्ट्रिकल पावर, आइए जरा देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है इलेक्ट्रिकल पावर की। इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द सर्किट एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि किसी भी सर्किट में फ्लो होने वाली जो करंट है और उस सर्किट के अक्रॉस जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, इसके प्रोडक्ट को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो मैं लिखूंगा P इज इक्वल टू V इंटू आई, क्योंकि यही हमसे कहा गया है, P इज इक्वल टू V इंटू आई। एक और डिफिनेशन यहां पर लिखी हुई है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना हो तो बच्चों हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन T। यानी कि एक यूनिट टाइम इंटरवल में जितना भी वर्क किया गया है किसके द्वारा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा, वही क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कहलाता है। अगर एसआई यूनिट की बात की जाए तो एसआई यूनिट क्या होती है बच्चों, तो वो होती है वॉट। इलेक्ट्रिकल पावर की जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, वॉट होती है। तो अगला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज वॉट। तो आप वॉट को कैसे डिफाइन करोगे, तो 1 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। अगर मैंने कहा कि किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और उस कंडक्टर के क्रॉस मैंने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, तो उस कंडक्टर के थ्रू कंज्यूम की जाने वाली जो पावर है वो 1 वाट के बराबर। जो हम लोग कॉमर्शियल या फिर अपने घरों में इलेक्ट्रिकल पावर यूज करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, किलो वाट आवर। आपने देखा होगा कि जो मीटर होता है उसके ऊपर लिखा रहता है किलो वाट आवर,
तो अगर मैं आपसे कहूं कि जो किलोवाट आवर है या फिर 1 किलोवाट आवर है, ये कितने जूल एनर्जी के बराबर होता है, तो बच्चों यहां पर देखिए, मेगावाट का मतलब 1000, और अगर आवर की बात की जाए तो एक आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो वो होते हैं 3600। तो यहां से अगर देखा जाए तो किलोवाट आवर के लिए तो वो हो जाएगा 36,000, कितने 5 टाइम्स 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो यानी कि 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है बच्चों, तो वो होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर होता है। अब ये 1 किलोवाट आवर का मतलब ये है कि जब आपके घर पे 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी आप कंज्यूम करते हो, तो इसका मतलब कि 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल एनर्जी आपने कंज्यूम किया है। ठीक है, आप देखते हो ना घर पे आपके बिजली का बिल आता है तो आप कहते हो 50 यूनिट 60 यूनिट, तो 1 यूनिट में जो एनर्जी आपने कंज्यूम की है वो किसके बराबर है, तो वो है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर। डन। अब यहां पर अगर देखिए डिफिनेशन दी है 1 किलोवाट आवर क्या होता है, तो 1 किलोवाट आवर को अगर डिफाइन करना है आपको, तो आप कहोगे इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 किलोवाट ऑफ पावर इज यूज्ड इन 1 आवर। ठीक है, आप एक घंटे में अगर 1 किलोवाट आवर यूज कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हो, तो वो किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है। और अगर एनर्जी आपने कैलकुलेट किया तो किसके बराबर आई, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल के बराबर है। ठीक है, इसी के साथ आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कोई भी पॉइंट पे डाउट होंगे तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि उसके लिए अलग से एक छोटा सा वीडियो जरूर बनाऊं। और जो हम लोगों के वन शॉट के वीडियोस आ रहे हैं हर एक चैप्टर के, चाहे वो मेरे हों चाहे उज्जवल सर के हों, उज्जवल सर के केमिस्ट्री के भी हैं, मैथ्स के भी हैं, हर चैप्टर के हम लोग वन शॉट लाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप कम से कम समय में अपने तैयारी को और भी बेहतर से बेहतर कर सकिए। उज्जवल सर के द्वारा अगला जो वन शॉट का वीडियो आएगा वो जल्द ही अपलोड होगा, तो प्लीज आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।